स्वागत है आपका। मैं कमल वास्केली। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के अंदर कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय, ये 3 युद्ध हुआ था। 1746 से 1763 तक होने वाले युद्ध हैं। दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व की स्थापना को लेकर चलने वाला एक युद्ध था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी 4 बार युद्ध किया था। युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देखें कि इसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कर्नाटक युद्ध की अगर पृष्ठभूमि को नहीं देखेंगे तो कर्नाटक युद्ध के वास्तविक कारण हमें पता नहीं चलेगा। दोस्तों, 1707 में औरंगजेब के निधन के बाद मुगलों का भारत के विभिन्न भागों से नियंत्रण कमजोर होता गया। निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे नसीर जंग और उसके पोते मुजफ्फर जंग के बीच इस उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था और इसी संघर्ष ने ब्रिटेनी और फ्रांसीसी कंपनी को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का सुनहरा मौका दे देता है। निजाम उल मुल्क की ही तरह नवाब दोस्त अली खान ने कर्नाटक को मुगलों और हैदराबाद से स्वतंत्र कर लिया था। दोस्त अली के निधन के बाद उसके दामाद चांदा साहेब तथा मोहम्मद अली के बीच इस उत्तराधिकारी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और फ्रांस और इंग्लैंड ने यहाँ पर भी हस्तक्षेप करते हैं। फ्रांस ने चांदा साहेब का तथा इंग्लैंड ने मोहम्मद अली का समर्थन किया और इसी उत्तराधिकारी संघर्ष में कर्नाटक का पहला युद्ध भी शुरू हो जाता है, जो 1746 से 1748 के बीच प्रथम युद्ध चलता रहता है और इसी उत्तराधिकारी संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है। दोस्तों, ये अपने दावेदारों को गद्दी पर बिठाने के बदले में इन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हो गया था, जिसे फ्रांसीसी अफसर बुक्सी ने 7 सालों तक अपने नियंत्रण में रखा था। दोस्तों, इस युद्ध का एक और कारण था कि ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना बनाया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा था। इसी युद्ध के बीच एक अंग के रूप में सेंट टोमे या अंडयार का युद्ध भी लड़ा गया था, जो कि महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था और इसी युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हो जाती है। दोस्तों, यह प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अंततः एक्सला-शापेल की संधि के तहत 1748 के अंतर्गत समाप्त हो जाता है और यहीं से दूसरा कर्नाटक युद्ध भी शुरू होता है, जो 1749 से 1754 के बीच में चलता रहता है। इस युद्ध का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकारी के संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना था। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में दोस्तों आपने फ्रांसीसियों की जीत देखी थी, यह जीत फ्रांसीसियों के लिए बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की सारी परिस्थितियां बदल दी थी और इस परिस्थितियों के बारे में फ्रांसीसियों को पता नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने एक साल बाद ही इस उत्तराधिकारी हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहेब के बीच इस उत्तराधिकारी का संघर्ष चल ही रहा था, जिसमें डुबले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहेब का पक्ष लिया तो मजबूरन क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लेना पड़ा था। डुबले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहेब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बुर के युद्ध, जो कि 3 अगस्त 1749 में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अनवरुद्दीन की युद्ध करता हुआ यहीं पर मारा जाता है। इस प्रकार 1751 तक डुबले की शक्ति भारत के अंदर अपने चरम उत्कर्ष के ऊपर आ गई थी, परंतु उसका भाग्य बदलने में भी कहीं देर नहीं लगी थी। अनवरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली कर्नाटक की राजधानी अर्काट से भागकर तिरुचिरापल्ली पहुंच गया और वहां पर जाकर शरण ली। डुबले भी चांदा साहेब के साथ तिरुचिरापल्ली पहुंच गया और क्लाइव ने तब अर्काट को खाली देखकर उसका 1751 में एक प्रसिद्ध घेरा डाला, जिसे अर्काट का घेरा कहा जाता है।
रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुबले के भाग्य का सर्वनाश कर देते हैं और डुबले को फ्रांस बुला लिया जाता है और उसके स्थान पर गढ़ेवो को भारत भेजा जाता है। दिसंबर 1754 में पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसी के तहत तीसरा कार्नाटिक युद्ध शुरू होता है जो 1758 से 1763 के बीच चलता रहता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध 1758 से 1763 के नाम से जाना जाता है। अर्थात तृतीय कार्नाटिक युद्ध में दोनों यूरोपियन शक्तियों की शत्रुता फिर से सामने आती है और यह युद्ध तीसरा कार्नाटिक युद्ध भी शुरू हो जाता है। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लिली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई थी। लिली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट द्वारा हटा दिया गया तथा 1761 में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था और लिली को जिंजी और कराईकल के लिए समर्थित हेतु बांधे कर दिया गया था। इस युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध तमिलनाडु में लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। बड़ा प्रदर्शन है। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो जाता है और 1763 में यूरोप के अंततः पेरिस की संधि होती है और पेरिस की संधि के तहत ही सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो जाता है और इसी युद्ध के साथ भारत में तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और विभिन्न प्रांतों के बीच संघर्ष चलता रहता है जिसमें मुर्शिद कुली खां तथा सुजाउद्दीन एवं अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला तथा प्लासी का युद्ध जो एक सौदागर युद्ध था 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत